हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी सकुशल होंगे। फ़िलहाल हमारी ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई है, लेकिन अब आपका सिलेबस भी आ चुका है, तो अब हमारी जो क्लासें हैं या आपके जो वीडियोज़ हैं ये निरंतर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश है कि हो सकता है कि आपको लिंक शेयर करने में कभी हमसे चूक हो जाए, मानवीय स्वभाव है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। और दूसरी बात, थंबनेल में देख करके आप ये समझ ही जाएंगे कि कौन सा टॉपिक या कौन सा वीडियो आपकी क्लास से रिलेटेड है और कौन सा नहीं। तो वैसे तो आप जितना भी पढ़ेंगे वो सारा फ्यूचर में कभी ना कभी आपके काम आएगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स को लेकर के है। तो मैं समय समय पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त होंगे। और दूसरा, जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होंगे। फ़िलहाल हमने जो क्लासें ली हैं उनमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ बिंदु समझ आ रहा होगा, हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई शंका रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर जो नंबर हैं उन पर आप व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन सेंड मुझे कर सकते हैं। मैं रिप्लाई जो है वो निरंतर या लगातार श्योरली आपको सेंड करूँगा, यानी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। हो सकता है उसमें विलम्ब हो जाए, लेकिन इतना डिले नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा भी शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। तो फिर भी हम समय निकाल करके आपके लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपके लिए कर पाएँ। तो आज की जो अपनी क्लास है वह अपने प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड है। और फर्स्ट पेपर का एक ऐसा टॉपिक जो कि इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जिसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, और श्रीगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त जो है उस चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आया, और समुद्रगुप्त के पश्चात जो आया उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो ये इतिहास में हम अक्सर देखते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय ये चीज़ें या अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो हो सकता है कि शायद उनको नाम कम पढ़ते होंगे या अच्छे नाम मिलते नहीं होंगे। फ़िलहाल तो आज के समय में तो हमारे पास नामों की लिस्ट रहती है, और कुछ नहीं तो गूगल रहता है जहाँ से हम अनेकों नाम ढूंढ लेते हैं। खैर, वो एक अलग बिंदु है। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसको इतिहास में कुशल प्रशासक के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। तो विशाखदत्त द्वारा, यानी विशाखदत्त एक लेखक हैं जिनके द्वारा लिखी गई चंद्रगुप्तम एक रचना है। चंद्रगुप्तम, ये 2 नंबर का प्रश्न आपके लिए हो सकता है। चंद्रगुप्तम किसके द्वारा रचित है? विशाखदत्त के द्वारा है। विशाखदत्त के द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्तम। तो चंद्रगुप्तम जो नाटक है, चंद्रगुप्तम नाटक में किसके विषय में बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो कितना महान प्रशासक था, शासक था। और इसी में बताया गया है कि समुद्रगुप्त के पश्चात जो शासक बना वो कौन? रामगुप्त बना। ऐसा इसमें बताया गया है कि रामगुप्त प्रशासक बना, लेकिन रामगुप्त जो है वो योग्य नहीं था, अयोग्य था। और ये जो रामगुप्त है ये क्या था? कायर। तो कायर होने की वजह से इसने क्या किया? शक नरेश जो है उनके साथ रामगुप्त का युद्ध हुआ। तो शक नरेश के साथ रामगुप्त का युद्ध जब हुआ तब रामगुप्त घबरा करके युद्ध हारने वाला था, और ऐसी कंडीशन में उसने क्या किया? अपनी रक्षा के लिए उसने अपनी पत्नी कौन? ध्रुव देवी। इस ध्रुव देवी को
इसने किसे सुपुर्द कर दिया, शक नरेश को सुपुर्द कर दिया। लेकिन इसका जो भाई है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका भाई, रामगुप्त का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो भाई है रामगुप्त, उस रामगुप्त को ऐसा करते हुए देख करके चंद्रगुप्त द्वितीय से ये चीज़ सहन नहीं हुई, इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसने क्या किया, ये ध्रुव देवी के वेश में कहाँ पहुँचा, शक नरेश के पास पहुँचा और इसने यहाँ पर शक नरेश की हत्या कर दी। और इसके पश्चात पागलपन का नाटक करके इसने किसकी और हत्या कर दी, इस रामगुप्त की भी हत्या कर दी। और अंततः स्वयं क्या बन गया, सम्राट। और सम्राट बनने के पश्चात इसने क्या किया, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो कुल मिलाकर के चंद्रगुप्त के विषय में हमें अभिलेखों से और फाहियान के वर्णन से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम तो क्या था, दत्त देवी। दत्त देवी। और पिता के हम विषय में हम जान ही चुके हैं कि उसके पिता कौन थे, समुद्रगुप्त थे। और चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसकी दो पत्नियां थी, जिसमें एक को तो हम ध्रुव देवी के रूप में जान ही चुके हैं और दूसरी जो पत्नी थी वो थी कुबेरनाग। कौन थी, कुबेरनाग। अब ये कुबेरनाग कौन थी, कुबेरनाग नागवंश की एक महिला थी, नागवंश की कन्या थी जिसका नाम है कुबेरनाग। तो ये किससे संबंधित थी, नागवंश से। नागवंश सांप वगैरह वाली नहीं, नागवंश है, यानी इनका वंश नागवंश कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि कोई ये सर्पिनी वगैरह नहीं थी, कोई सपिनी वगैरह नहीं थी, बल्कि इनका वंश नागवंश है जिसमें इसका नाम क्या था, कुबेर नागा कहते हैं वैसे, लेकिन कहीं कहीं कुबेर नाग भी लिखा हुआ मिलता है। तो कुबेर नाग से इसका विवाह हुआ जो कि इसकी दूसरी पत्नी थी। और इस पत्नी से यानी कुबेर नागा से प्राप्त हुई जो इसकी पुत्री थी उसका नाम क्या था, प्रभावती। किसकी पुत्री, कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों की पुत्री जो थी वो कौन थी, प्रभावती थी। तो प्रभावती किससे प्राप्त हुई, नागवंश से। फिर वाकाटकों के साथ भी इसने विवाह संबंध स्थापित किए। तो नागवंश की तरह ही वाकाटक वंश भी उस समय एक शक्तिशाली वंश के रूप में जाना जाता है कि जो वाकाटक है उन वाकाटकों का जो वंश है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो पुत्री है कौन, प्रभावती, इस प्रभावती का विवाह उसने किसके साथ कर दिया, वाकाटक नरेश। वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। यानी इसने वाकाटक नरेश, रुद्रसेन और प्रभावती इन दोनों का विवाह करके अपने जो वैवाहिक संबंध है उनको और प्रगाढ़ कर लिया। और प्रगाढ़ करने से हुआ क्या, प्रगाढ़ कर लिया और यानी मजबूत कर लिया। और मजबूत करने से हुआ क्या कि इसके साम्राज्य विस्तार में इसको मदद मिली, यानी कुल मिलाकर के इसका सहयोग बढ़ गया। फिर कदम्बों के साथ विवाह संबंध भी इसने स्थापित किए जो कि तालकुंड अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी तालकुंड अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि कदम्ब नरेश जो काकुस्थ वर्मन था उसने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त राजवंश में किया। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि काकुस्थ वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र के साथ किया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह तो कर दिया वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। और तालकुंड द्वितीय के आधार पर हम कह सकते हैं कि कदम्ब नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र के साथ। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान कर रहा था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों के विषय में कि उसने कौन कौन सी जीत प्राप्त की। तो सबसे पहले तो उसने गणराज्यों पर विजय प्रारंभ की, गणराज्यों पर
विजय। गणराज्यों पर से मतलब, गणराज्य से मतलब है जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ भारत था, उन छोटे छोटे भागों पर उसने विजय प्राप्त की और एक संपूर्ण भारत बनाया, संपूर्ण शासन बनाया, संपूर्ण साम्राज्य बनाया। तो ये इसकी गणराज्यों पर विजय थी। और गणराज्यों पर शासन प्रारंभ करने की वजह से ही, विजय प्राप्त करने की वजह से ही इसको क्या कहा गया, गणारी कहा गया। गणारी मतलब गण का शत्रु, यानी जितने भी गणराज्य थे उन गणराज्य पर विजय प्राप्त करने की वजह से इसको गणारी की उपाधि प्रदान की गई। तो प्रश्न बन सकता है कि गणारी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर शकों पर विजय प्राप्त की इसने। यही उसके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना भी है, यानी उसके शासनकाल में उसने शकों पर जो विजय प्राप्त की, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों की शक्ति का दमन कर देना चाहता था, उसको नष्ट कर देना चाहता था। और इसने एक युद्ध लड़ा जिसमें शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय जो है, कौन? शकों के नरेश रुद्र सिंह तृतीय जो है वे बुरी तरह पराजित हुए और वे इसमें मारे गए। कौन मारे गए? रुद्र सिंह तृतीय इस युद्ध में मारे गए। और इसी विजय के बाद शकों की जो मुद्रा थी, शकों की जो मुद्रा थी, उन मुद्राओं के अनुकरण करते हुए या उन मुद्राओं का अनुकरण करते हुए उसने किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी चांदी की मुद्राएं चलाई। यानी शकों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? शकों की जो मुद्रा थी उसी का अनुकरण करते हुए, यानी उसी का अनुसरण करते हुए चंद्रगुप्त ने अपनी चांदी की मुद्राएं भी चलाई। और इसके साथ साथ उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। तो सबसे पहले गणराज्यों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने गणारी की उपाधि प्राप्त की, धारण की। और शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और साथ ही साथ उसने चांदी की मुद्राएं भी चलाई। ठीक है। और इसके बाद पूर्वी बंगाल जो है, उस पूर्वी बंगाल पर भी उसने विजय प्राप्त की। पूर्वी बंगाल पर विजय प्राप्त की। तो पूर्वी बंगाल का विषय में जो मेहरौली स्तंभ लेख है, मेहरौली का जो लोह स्तंभ लेख है, उस मेहरौली के लोह स्तंभ लेख से ये चीज पता चलती है कि चंद्र नामक एक राजा था जिसने बंग प्रदेश पर विजय प्राप्त की। और ये चंद्र नामक राजा जो माना जाता है वो कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। और इसी प्रकार उसने पश्चिमोत्तर जो राज्य थे, पश्चिमोत्तर शासन जो था, पश्चिमोत्तर राज्य जो थे, पश्चिमोत्तर भूभाग जो था, उस पर भी उसने विजय प्राप्त की। और ये चीज भी, ये जानकारी भी किससे प्राप्त होती है? मेहरौली के लोह स्तंभ से ही प्राप्त होता है। जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु नदी के 7 मुहानों को प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी। और संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ही यह अभियान चलाया और उसने विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य को, अपनी शक्ति को बढ़ाया भी। साम्राज्य विस्तार उसने किया। फिर इसी प्रकार से दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ से यहाँ पर तात्पर्य है दक्षिण में जो शासन थे, दक्षिण में जो सीमाएं थी, उनमें भी उसने विजय प्राप्त की। तो रामगुप्त जो था उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का, उसके समय में दक्षिणी भारत के राजा जो थे, यानी दक्षिणी जो गणराज्य थे, दक्षिणी जो क्षेत्र थे, उनमें राजाओं को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राजाओं को अपने स्तर पर कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने अपनी जो ताकत थी, अपनी जो सैनिक शक्ति थी, उस सैनिक शक्ति के दम पर, उस सैनिक शक्ति के बल पर, सैनिक बल पर उसने उन राज्यों को वापस प्राप्त कर लिया। तो पुनः प्राप्त कर लिया किनको? दक्षिण में फैले हुए शासन को, दक्षिण में फैले हुए राज्यों को। इस प्रकार पश्चिम में गुजरात से लेकर के, पश्चिम में
गुजरात से लेकर के, मान लीजिए कि भारत की पश्चिम की सीमा ये है, तो पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में बंगाल तक उसने अपना शासन स्थापित किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना अधिकार में उस क्षेत्र को ले लिया। और इसी प्रकार उत्तर में कश्मीर के पास से लेकर के या कश्मीर की सीमा से लेकर के, उस समय उसको क्या कहा जाता था, काश्मीर कहा जाता था। तो कश्मीर की सीमा से लेकर के दक्षिणी सीमा को छूता हुआ, कश्मीर की दक्षिणी सीमा से लेकर के बंगाल तक, यानी कुल मिलाकर के भारत का लगभग 75% हिस्सा हम मान सकते हैं कि 75% हिस्सा जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में उस वक्त आ गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी विजयों के विषय में हमने बात की, जिसकी जीत के विषय में हमने बात की। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के मूल्यांकन पर, कि अगर चंद्रगुप्त द्वितीय इतना कुशल शासक था, अगर चंद्रगुप्त द्वितीय इतना शक्तिशाली था, तो हम उसको किस में गिने, यानी उसका अगर हम मूल्यांकन करना चाहें तो उसका मूल्यांकन कैसा होगा। अगर हम उसके विषय में जानना चाहें तो उसके विषय में जान करके हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय कैसा था, यानी हम उसको कुशल प्रशासकों में गिने अथवा ना गिने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन अब हम करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन अगर हम करें तो सबसे पहले तो वो एक वीर योद्धा और महान विजेता था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वीर योद्धा और महान विजेता था, इस विषय में, इस बिंदु में कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से गुजरात से लेकर के बंगाल तक और दक्षिण से लेकर के गुजरात, बंगाल और कश्मीर की दक्षिणी सीमा से लेकर के बंगाल तक उसका आधिपत्य था। यानी इतने बड़े साम्राज्य विस्तार के साथ साथ वो अपने साम्राज्य को चला रहा था। उसने गणराज्यों का उन्मूलन भी किया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यानी जिसके नाम पर इसको गणारी कहा गया, जिसके नाम पर उसको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई। और इन सब के साथ साथ उसने विक्रमादित्य के साथ साथ उसने विक्रमांक, उसने सिंहचंद्र और उसने नरेश चंद्र की उपाधियां भी धारण की थी। तो इतनी सारी उपाधियां अगर उसने धारण की है, इसका मतलब वो एक कुशल शासक था, वो एक वीर योद्धा था, जिसके आधार पर उसने विजय प्राप्त की और अपने आप को अलग अलग उपाधियों से उसने नवाजा। फिर वो एक योग्य शासक भी था, योग्य शासक भी था। और ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो जो है प्रजावत्सल सम्राट था। प्रजावत्सल का मतलब है जो प्रजा के द्वारा प्रिय हो, प्रजा प्रिय सम्राट था। और फाहियान जो था उस फाहियान के लेखों के द्वारा भी हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसके विवरण से ये ज्ञात होता है कि उसका जो शासन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जनता को सुखी देखना, जनता के जीवन को सुख में देखना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य उसका था। दूसरा, प्रजा के विषय में फाहियान ये बताता भी है कि प्रजा उस समय काफ़ी सुखी थी, काफ़ी संपन्न थी। और दंड विधान जो है वो काफ़ी कठोर था, लेकिन दंड विधान काफ़ी कठोर था, लेकिन मृत्युदंड का उस समय विधान नहीं था। मृत्युदंड उस समय उसका विधान नहीं था। और इसके साथ साथ बार बार अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह कर रहा है तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। बार बार अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह कर रहा है, राजा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, सम्राट को, शासन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। ये उस समय के विषय में बताया जाता है। फिर साहित्य और कला का संरक्षक वो व्यक्ति था, यानी जो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो साहित्य और कला का संरक्षक था। उसके दरबार में जितने भी साहित्य और कला से संबंधित व्यक्ति थे उनके विषय में कहा जाता है कि उस समय उनको नवरत्न कहा जाता था। यानी ऐसे विद्वान जो उसके दरबार में थे, जो कला और साहित्य से संबंधित थे, उनको उसने नवरत्न कहा। जैसे कि उस समय जो विश्व प्रसिद्ध थे वो है कालिदास।
और वे किससे संबंधित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से, जो कि उसके दरबार में ही नाटककार के रूप में या कवि के रूप में कार्य किया करते थे। और इसी प्रकार भवन निर्माण कला में, मूर्ति कला में, चित्रकला में, संगीत कला में भी उस समय का जो शासन है या उस समय का जो वर्णन है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय साहित्य और कला का संरक्षक था, यानी उसको राजाश्रय प्रदान करता था। और वो एक चतुर राजनीतिज्ञ था ही, चतुर राजनीतिज्ञ, क्योंकि जिस प्रकार उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, उनसे सीधा सीधा ज्ञात होता है कि अगर वो वैवाहिक संबंध इस प्रकार स्थापित कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए। और वैवाहिक संबंध स्थापित करके वो मित्रतावत व्यवहार के आधार पर या मित्रता बढ़ा करके अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता है, ये चीज़ हमने देखी। फिर वो धर्म सहिष्णु भी था, यानी सभी धर्मों के साथ संभाव के साथ पेश आता था, सभी धर्मों को बराबर आदर देता था। सभी धर्म के मानने वाले लोगों को वो राजाश्रय भी प्रदान करता था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो स्वयं क्या था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन ऐसा होने के बावजूद उसने सभी धर्मों को सम्मान दिया, सभी धर्मों को बराबर आदर दिया। वो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, इन तीनों धर्मों के व्यक्तियों को, इन तीनों धर्मों को मानने वाले लोगों को साथ मिलजुल कर जीवन व्यतीत करना सिखाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति है उसका नाम है अम्रकादेव। तो ये जो अम्रकादेव है ये स्वयं क्या था? बौद्ध धर्मावलंबी। और इसका जो युद्ध मंत्री है वीरसेन, वीरसेन ये क्या था? शैव धर्मावलंबी। तो एक बौद्ध धर्मावलंबी है, एक शैव धर्मावलंबी, और चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं क्या है? वैष्णव धर्मावलंबी। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं, कुल मिलाकर के हमें समझ में आ सकता है कि एक शासक के समय में अगर स्वयं के धर्म से संबंधित न होने के बावजूद अगर किसी को एक अच्छा पद दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है? सहिष्णु है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला है, आदर भाव के साथ सभी धर्मों को देखने वाला है। तो चंद्रगुप्त का मूल्यांकन करने पर हम ये मान सकते हैं, हम इसका सत्यापन कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो एक वीर योद्धा था, वो योग्य शासक था, वो साहित्य कला का संरक्षक था, वो चतुर राजनीतिज्ञ भी था, वो धर्म सहिष्णु भी था। यानी कुल मिलाकर के एक योग्य शासक के जो गुण होने चाहिए, एक योग्य प्रशासक के जो गुण होने चाहिए, वो सभी गुण उस चंद्रगुप्त द्वितीय में विद्यमान थे, जिसकी वजह से उसके समय में कला ने उन्नति की, शासन ने उन्नति की और जनता जो है वो सुखी संपन्न थी। ये चीज़ विदेशी जो लेखक हैं फाहियान, विदेशी यात्री जो हैं फाहियान, उसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास का एक महान शासक था और जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया, अपनी जनता के हित में कार्य की। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको पसंद और समझ में आई होगी, और ऐसा ही हम आपसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी चाहते हैं। तो आगे भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, और अगर कोई शंका है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। ठीक है, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।